नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये कौटिल्य का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर को डिस्कस किया। लेक्चर 1 में हमने थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया, लेक्चर 2 में सप्तंग थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, लेक्चर 3 में हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो सिक्स फोल्ड पॉलिसी है, षटगुण नीति है, उसको देखा और भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी बातें जानने का हमने प्रयास किया। अब आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, फॉरेन पॉलिसी वाला ही। अब फॉरेन पॉलिसी का पार्ट एंड पार्सल है आपका स्पाई सिस्टम या फिर एस्पियोनेज सिस्टम, अर्थात गुप्तचर प्रणाली। मतलब एक तरह से जासूसी करवाना, लोगों से जासूसों को रखना और जासूसी करवाना, जिससे हमारे स्टेट का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ताकत है, वह और बढ़े और इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंसेस हैं उससे हम दूर रह सकें। तो इसीलिए एस्पियोनेज सिस्टम जो है, ये एस्पियोनेज सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कौटिल्य के फॉरेन पॉलिसी का। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है आपका मंडला थ्योरी। तो जो मंडला सिद्धांत है, उस पे मैंने एक वीडियो लेक्चर पहले से बना रखा है और बहुत ही ज्यादा डिटेल में वो वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया है, बस उसमें मैंने थोड़ा बेसिक्स नहीं बताया, लेकिन उसको भी मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, जो वीडियो है ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एक दो चीजें नहीं बताया, मतलब आंसर किस तरह से फ्रेम करना मैंने ये नहीं बताया उसमें। तो सबसे पहले आप सीधे मंडला थ्योरी से शुरू नहीं करेंगे, आप सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन तो लिखेंगे ना, और वो इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वो वीडियो में 12,000 के आसपास व्यूज है, आप जाकर उसको जरूर देखें। तो देखिए, लेक्चर 1 से मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कौटिल्य ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पे बिलीव करते थे। कौटिल्य का मानना था कि मटेरियल वेलबींग सबसे सुप्रीम है, अर्थात अर्थ सबसे सुप्रीम है, धर्म का मोक्ष की प्राप्ति आप बिना अर्थ के नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का मानना है कि जो स्टेट है एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, और एक ऑर्गेनिज्म की तरह इसे एक्सपैंड करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, और जो स्टेट एक्सपैंड नहीं करता, ग्रो नहीं करता, वह अल्टीमेटली डीके कर जाता है, उसका विनाश हो जाते हैं। तो इसीलिए कौटिल्य क्या चाहेंगे कि मटेरियल वेलबींग को सिक्योर करने के लिए और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को रियलाइज करने के लिए जो किंग है, वह दूसरे के टेरिटरी को एनेक्स करे, अर्थात एक्सपेंशनिज्म को फॉलो करेंगे, विस्तारवाद के नीति को फॉलो करेंगे, जैसा कि हम फॉरेन पॉलिसी वाले लेक्चर 3 में भी हम लोग देखे ये चीज को। तो भाई देखो, मंडला थ्योरी जो है, ये भी आपका एक्सपेंशनिज्म से रिलेटेड है, लेकिन ये बात करता है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट का। जियोपॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, जो आयाम है, वह डिपेंड करता है कि जो स्टेट है वह कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, इसके आसपास के कौन कौन से कंट्रीज हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। आगे कौन कौन सी कंट्रीज है, पीछे रियर साइड में कौन कौन सी कंट्रीज है। तो एक्चुअली मंडला थ्योरी इज द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। लेकिन जो किंग है, जो कि विजिगिसु बनना चाहता है, कॉन्करर बनना चाहता है, जो कि लैंड को एक्वायर करना चाहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझना। क्योंकि आप लड़ाई करने पाकिस्तान से जाएंगे तो हो सकता है चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करने आ जाए। तो आपको ऐसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तैयार करने पड़ेंगे जिससे आपकी जीत हो। आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे कि अगर चाइना आएगा तो ठीक है, हमारे लिए आगे वाले स्टेट्स आने वाले हैं, या फिर और 4-5 स्टेट हमारे सपोर्ट में रहेंगे। हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं या स्टेट है, राज्य हैं, जो कि हमारे एलाइज हैं, हमारे दोस्त हैं, और कौन से हमारे दुश्मन हैं। तो ये भी हमें मंडला थ्योरी बताता है। और जब आप इस इक्वेशन को सही से समझेंगे, इसके बाद जब आप एक्सपीडिशन करेंगे, आप हमला करेंगे, अटैक करेंगे, इन्वेजन करेंगे किसी और कंट्री पर, तो आप जीत सकेंगे। वरना आप रॉन्ग कैलकुलेशन से मान लीजिए हमला कर देते हैं नेपाल पर, उसको छोटा समझकर, लेकिन उसके सपोर्ट में अगर कोई बड़ी कंट्री आ जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर आप हार जाएंगे। तो इसीलिए जो मंडला थ्योरी है, दैट गिव द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, and a wise king should keep the geopolitical aspect in the mind before starting the expedition, because if you will not keep this in mind, you might be defeated.
आप सोचोगे कि नहीं, ये तो सामने वाला कमजोर है, इसको हरा देंगे, पर सामने से उसको कोई मदद करने आ जाएगा। तो ये चीज है मंडला थ्योरी में। तो मंडला थ्योरी आपको जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट अर्थात परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती है कि कौन आपका इनेमी है, कौन आपका एलाई है, और ये जो है एक किंग को याद रखना चाहिए। और मंडला थ्योरी में आपका 72 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनता है टोटल, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। और मंडला थ्योरी का जो सर्कल वाला डायग्राम है, आप इस तरह से उसको बना सकते हैं। जो विजिगिसु है, कॉन्करर है, उसके आगे जो होता है वह अरि होता है, अर्थात वह शत्रु होता है, इनेमी होता है। उसके बाद फिर मित्र होता है, फिर होता है आपका अरि मित्र, फिर मित्र मित्र। तो ये सब मैंने आपको जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। बहुत आसान है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और पीछे में जो रियल एनिमी है, पर्सनीग्राहा है, अकरंदा है, अकरंदा आसरा है, तो ये सब मैंने सब बता रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मंडला थ्योरी का समझ में आ गया होगा। दो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है मंडला थ्योरी की, जो आपका नेबरिंग कंट्री होगा हमेशा वो आपका दुश्मन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लैंड एक्वायर करना चाहते हैं। पहला ऐसा कौन सा लैंड होगा जो कि आप एक्वायर करने का चेष्टा करेंगे? तो वो तो नेबर का ही लैंड होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया सबसे पहले अगर मान लो एक्सपीडिशन करेगा तो जो टर्की है, टर्की का लैंड एक्वायर करेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान, नेपाल या भूटान का ही तो लैंड एक्वायर करेगा। तो दीज आर दी नेचुरल एनिमी। और जो आपका नेबर का नेबर होता है, आपका दोस्त होता है। क्योंकि जो नेबर का नेबर होता है, जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लैंड को एक्वायर करना चाहेगा और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लैंड को। तो ये दोनों आपस में नेचुरल एनिमी है। मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में नेचुरल एनिमी, और इंडिया पाकिस्तान आपस में नेचुरल एनिमी। और पाकिस्तान और इंडिया का कॉमन एनिमी कौन सा है? पाकिस्तान। तो मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस है, सिंपल सा है। उस वीडियो में मैंने बता रखा है, पर ऐसा क्यों यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जो आपका नेबरिंग स्टेट होता है वह हमेशा आपका दुश्मन होगा, और जो नेबरिंग स्टेट का नेबर होता है वह हमेशा आपका दोस्त होगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। अब हम यहाँ एस्पियोनाज सिस्टम के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो जासूस है, जो गुप्तचर है, वह कौटिल्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वह पार्ट एंड पार्सल स्टेट का मतलब इनएविटेबल है। स्टेट बिना स्पाइस के चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्पाइस है वह मदद करते हैं राज्य की कि वह एक्सटर्नल डेंजर से बच सके, और इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी वह डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब क्या पर्पस है, अर्थात किस चीज में मदद करते हैं स्पाइस? जो आपके जासूस होते हैं, आज रॉ किस चीज में मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस चीज में मदद कर रहा है, आप यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बस दो चीजें ही आपको याद रखना है कौटिल्य के आंसर्स को लिखने में। फिर से ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट और मटेरियल वेलबींग। तो फिर से आपको एक्सपेंशनिज्म करना है, विस्तारवाद करना है, आपको दूसरे के टेरिटरी को एनेक्स करना है। तो अगर मान लो आप ए स्टेट हो और आप बी स्टेट पर हमला करना चाहते हो, इसको एनेक्स करना चाहते हो, तो आपको जानना पड़ेगा कि इसका लूप होल्स क्या है। जब आप इसके कमजोरी को जानिएगा तो आप इसको आसानी से हरा पाइएगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लो ये चाह रहा है कि आपको एनेक्स करे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप कॉन्करर बनना चाहते हो, सामने वाला भी तो कॉन्करर बनना चाहता है। तो कौटिल्य तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि भाई बी स्टेट ही ए पर हमला कर दे। तो इसकी जानकारी ए को तो मिलनी चाहिए कि अरे भाई ये अभी हमला करने वाला है। अगर ए को जानकारी नहीं मिलेगी कि बी हमला करने वाला है, इसकी तैयारी हो रही है, तो ए तो पूरा मस्त रहेगा, सोया हुआ रहेगा, और उसके बाद ए अल्टीमेटली हार जाएगा। तो ये दो कंडीशंस में स्पाइस काम आते हैं। सबसे पहला, जो आपका एनिमी स्टेट है, जो आपके और स्टेट्स है, उनके अंदर जो वीकनेसेस है, जो लूप होल्स है, उसको डिसिफर करते हैं, उन सीक्रेट्स को बताते हैं जो जासूस होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर जो स्टेट है बी को अगर इसको कॉन्कर करना चाहेगा, अगर जीतना चाहेगा, तो आसानी से जीत जाए, क्योंकि इसका जो वीकनेस है, इसकी जो कमजोरी है, वह ए को पता है पहले से। इसने अपने जासूसों के माध्यम से उसको पता लगा लिया है। और दूसरा कि अगर बी हमला करता है ए पर, तो पहले से ए तैयार रहेगा, क्योंकि
जो एक जासूस रहेंगे वो पहले से इंफॉर्मेशन दे देंगे कि अरे देखो ये आप पे हमला करने वाला है, ऐसे होने वाला है, तो ए पहले से तैयार रहेगा और जो षड्यंत्र बी के द्वारा रचा जाएगा उसको आराम से टैकल कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए स्पाइस इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि टू नो द सीक्रेट ऑफ अदर स्टेट्स, दूसरे जो राज्य हैं उनके सीक्रेट्स को, उनके कमजोरियों को जानने के लिए, मेनली जो कमजोरी होते हैं, वीकनेसेस होते हैं उनके, ताकि हम उनको कॉन्कर कर सकें, या फिर कॉन्स्पिरेसी को, षड्यंत्र को जानने के लिए जो कि दूसरा स्टेट आपके खिलाफ रच रहा हो, ताकि अगर कोई आप पर अटैक कर सके तो आप उसको आसानी से टैकल कर सको। Thus the spy play an important role in the foreign policy and the interstate relations. Second, पॉपुलेशन को समझने के लिए राजा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वह अपने प्रजा के मनोस्थिति को हमेशा जानता रहे। ऐसा नहीं कि प्रजा नाखुश है, अगर प्रजा नाखुश होगी, अगर अगर प्रजा असंतुष्ट होगी, तो हो सकता है कि जो प्रजा है वह रेबेलियन कर दे, अर्थात वह रिवॉल्ट कर दे एक तरह से, ठीक है, क्रांति कर दे राजा के खिलाफ, राजा को अपने कुर्सी से हटाकर मतलब हटा दे, उसको वहां से उतार दे। तो इसीलिए स्पाइस इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलेशन है उनके अंदर रेबेलियन को डिटेक्ट करने में। पॉपुलेशन का वे मनोविज्ञान राजा को आकर बताएंगे कि देखिए देखिए राजा साहब, अभी आपकी जो जनता है, आपकी जो प्रजा है आपसे खुश नहीं है, उसको खुश करने के लिए कुछ करें, या आपके जनता में, आपके प्रजा में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लोग आपके खिलाफ एक जो है रेबेलियन उसको खड़ा करना चाहते हैं, बगावत करना चाहते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए भी स्पाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो पॉपुलेशन में रेबेलियन को डिटेक्ट करने के लिए। तीसरा, हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के बारे में पढ़ेंगे कौटिल्य वाले लेक्चर में। इसके अगला वाला ही लेक्चर जो लेक्चर है वो होने वाला है। तो कौटिल्य जो है ये कहते हैं कि जो करप्शन है दैट इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन में भ्रष्टाचार जो है वो होगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कदम उठाए जा सकते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन जो प्रशासन है और जो भ्रष्टाचार है वो होता ही है, भ्रष्टाचार प्रशासन पे, हम अगले लेक्चर में उसको समझेंगे। तो वो नेचुरल है एक तरह से कौटिल्य के लिए। तो अगर आप करप्शन रोकना चाहते हैं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप जासूस लगा सकते हैं, अपने गुप्तचर लगा सकते हैं, और आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं, जो कि ब्राइब्स ले रहे हैं, या अलग या और भी कुछ चीजें कर रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। तो ये तीसरा रीजन है टू डिटेक्ट द करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा, हमेशा ये देखने के लिए कि जो आपके मंत्री हैं, जो हायर ऑफिसर्स हैं, वह राजा के प्रति लॉयल है कि नहीं, ये वफादार है कि नहीं, स्टेट के प्रति वफादार है कि नहीं, और अगर वह कोई कॉन्स्पिरेसी अगर कर रहे हैं, अगर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं राजा के खिलाफ, तो उसकी जानकारी राजा को आराम से मिल जाए और उनको पनिश किया जा सके। तो इसलिए भी जो एस्पियोनाज सिस्टम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 4 रीजंस व्हाई द स्पाइस, जो जासूस होते हैं, डिटेक्टिव्स, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट्स, ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। ओके, तो ये चीज आपको देखना है। फिर उसके बाद कौटिल्य ने कम से कम 10 तरह के गुप्तचरों की बात कही है। यहाँ हम कुछ गुप्तचरों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कपटिका, जो आपने सुना है ना कपटी, तो वही है कपटिका। तो कपटिका एक ऐसा जासूस है जो जिसकी जासूसी करता है वह उसका स्टूडेंट बन जाता है। मान लो हम किसी की जासूसी कर रहे हैं ए का, तो हम क्या बन गए, हम ए का स्टूडेंट बन गए, इसका डिसाइबल बन गए कि भाई हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपसे नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसका जासूसी कर रहे हैं इसके साथ रह के। तो ये सबसे पहला जासूस है, ठीक है, कपटिका। दूसरा है आपका विक्शूस। तो विक्शूस मतलब बेगर्स। बेगर्स ये मेनली पॉपुलेशन का जासूसी करते हैं, ये घूम रहे हैं पूरे जनता के बीच में, प्रजा के बीच में, और पता लगा रहे हैं कि किसका मन कैसा है राजा के प्रति, राज्य के प्रति। तो ये भिक्षुस हैं आपके, जो दूसरे तरह के जो जासूस हैं, जो कि कौटिल्य बताते हैं। तीसरा है सुंदरी, ब्यूटीफुल विमेन, अर्थात जो बहुत ही सुंदर महिला है, जो कि हनी ट्रैप में
किसी को भी फंसा सकती है, जो हायर ऑफिसर्स है या फिर जो आपके अमात्य हैं, जो आपके मंत्री हैं, उनकी जासूसी करने के लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर ये फॉरेन पॉलिसी में भी अगर कोई स्टेट का अगर जासूसी करना है तो उसमें भी ये सब इम्पोर्टेंट है। तो सुंदरी ये तीसरी तरह की जो है यह जासूस है। फिर चौथा है उदास स्थिता। उदास स्थिति का मतलब होता है, स्थिता का मतलब होता है डिस्ट्यूट्स। डिस्ट्यूट्स मतलब जो अत्यधिक गरीब है, उस वेश में जो है गुप्तचर होते हैं। देखिए ये सब जो है ना, ये सब अलग अलग वेश धारण किए गए हैं। ऐसा मत समझिएगा कि जो गरीब है उसी को गुप्तचर बना दिया जाता है। वो ऑफिसर्स है, ठीक है, राज्य के, लेकिन उनको ये सब वेशभूषा उनको दिया जाता है ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। अब डिस्ट्यूट्स, जो बहुत गरीब लोग हैं या जो अनाथ है, उस पर कौन शक करेगा कि ये लोग जासूस हो सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग रूप को धारण करते हैं और मेनली पॉपुलेशन के बीच में रहते हैं ताकि उसके मनोविज्ञान को जान सकें। जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में रहते हैं, उनको करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए, और किन्हीं को इन पर शक भी नहीं होता। और फिर गृहपालिका। गृहपालिका जो है फिर से डोमेस्टिक सर्वेंट है, वह भी एक तरह की डिटेक्टिव है, स्पाई है। ओके, तो ये भी आपको बड़े-बड़े अमात्या के घर आप रूप रूप बदल कर डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में रह सकती है और वहाँ बता सकती है कि ये जो अमात्य है ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है किंग के खिलाफ। सो दीज ऑल आर दी ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। और इन्होंने अलग-अलग अपना रूप इसलिए धारण किया है ताकि ये लोग जो है ये इंफॉर्मेशन को निकाल सके, डिटेक्ट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो एस्पियोनाज सिस्टम है, जो कौटिल्य के द्वारा जो दिया गया है, जो मंडला थ्योरी है, मैंने इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला और अंतिम लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम कौटिल्य का क्या व्यू है ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौटिल्य क्या-क्या सजेशंस देते हैं जिससे हम लोग करप्शन को समाप्त कर सकें। ओके, कम कर सकें। कौटिल्य तो मानते हैं कि करप्शन को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, पर उसे रिड्यूस किया जा सकता है एट द मिनिमल लेवल। ओके, तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।